Welcome to Resonating Law, where every law carries meaning and every meaning resonates. If you find this video helpful, please like, share and subscribe to the channel क्योंकि इस कंटेंट को बनाने में काफ़ी टाइम और एफर्ट लगता है। आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और वैल्यूएबल वीडियोस लाती रहूं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था जेजे एक्ट का प्रिलिमिनरी पूरा, और हमने बैकग्राउंड ओवरव्यू जेजे एक्ट का अच्छे से देख लिया था। कोई दिक्कत, परेशानी, कोई क्वेरीज आपकी हैं तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक बेधड़क पूछ सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज चैप्टर 2। चैप्टर 2 है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो जनरल प्रिंसिपल्स क्या होंगे जिस पर जेजे एक्ट बेस्ड है, वो सारे जनरल प्रिंसिपल्स अब हम पढ़ेंगे। 16 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, अब इसको हमने अब तक नेग्लेक्ट ही किया था। अगर आपने पहले भी जेजे एक्ट पढ़ा होगा तो आपने हमेशा सेक्शन 3 को नेग्लेक्ट ही किया होगा, लेकिन नेग्लेक्ट करने वाली बात है नहीं, क्योंकि ये आरजेएस में पूछा गया पीवाईक्यू है। आरजेएस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, सेक्शन 3 से आरजेएस में क्वेश्चन आया था। ये 16 प्रिंसिपल, जो 16 संस्कार होते हैं, वैसे ही 16 प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये जेजे एक्ट। तो हमें इसको ध्यान में रखना होगा। कैसे भी घुमा फिरा के आपसे जुडिशरी में या फिर एपीओ वगैरह में क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं? पहला है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। इनोसेंस प्रिज्यूम करी जाएगी, यानी कि बच्चा जो चाइल्ड है, अभी चाइल्ड की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ किस में पढ़ी थी, हमने पिछले लेक्चर में ही कवर किया है। तो पहला प्रिजम्पशन में ये प्रिज्यूम किया जाएगा, शैल प्रिज्यूम किया जाएगा कि बच्चा जो 18 साल से कम है, 18 साल उम्र उसकी पूरी नहीं हुई है, तो वो क्या होगा? इनोसेंट होगा। दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी एंड वर्थ, यानी कि सारे ह्यूमन बींग्स को डिग्निटी, इक्वल राइट्स के साथ ट्रीट किया जाए। थर्ड आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, यानी कि चाइल्ड का पार्टिसिपेशन होगा, उसको सुना जाएगा, बच्चे को सुना जाएगा, सारी प्रोसेसेस या फिर डिसीजन मेकिंग जो भी बोर्ड या कमेटी करने वाला है, एज और मैच्योरिटी ऑफ द चाइल्ड को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बच्चे को भी उसमें शामिल करेगा। फोर्थ प्रिंसिपल बात करता है प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट। अब मुझे बताओ, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड हमने किस में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? सेक्शन 2 की डेफिनेशन में किस में पढ़ा था? ओके, तो ये बात करता है बेस्ट इंटरेस्ट में होना चाहिए। जो भी हो रहा है बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में होना चाहिए, और इवेंचुअली ये बच्चे के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। फिफ्थ प्रिंसिपल बात करता है प्रिंसिपल ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे की केयर करना, बच्चे को नर्चर करना, बच्चे को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, फैमिली कौन सी? बायोलॉजिकल फैमिली, अडॉप्टिव फैमिली या फिर फॉस्टर पेरेंट्स भी इसी में आ गए। उसके बाद सिक्स्थ है आपका प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी। ये इंश्योर किया जाएगा कि सारे मेजर्स लिए गए हैं कि नहीं बच्चे को सेफ रखने के लिए, यानी कि उसको कोई हार्म नहीं होना चाहिए, उसके साथ कोई अब्यूज वगैरह नहीं होना चाहिए। जहां हम बोलते हैं ना प्लेस ऑफ सेफ्टी में रख दिया, ऑब्जर्वेशन होम में रख दिया बच्चे को, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वाले बच्चे को रखते हैं ना, तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो सेफ्टी का मेजर्स जो है वो लिए जाएंगे, ध्यान रखी जाएगी सेफ्टी की। उसके बाद 7th है पॉजिटिव मेजर्स लिए जाएंगे, जो भी पॉसिबली पॉजिटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, सारे रिसोर्सेज वगैरह उस बच्चे को प्रोवाइड करे जाएंगे, उसको डेवलपमेंट, उसकी आइडेंटिटी को डेवलप करने के लिए। ठीक है, बच्चे की आइडेंटिटी को डेवलप करने के लिए जो भी होगा वो सारा किया जाएगा। उसके बाद 8th है प्रिंसिपल ऑफ नॉन सिग्मेटाइजिंग सेमेंटिक्स, यानी कि ये प्रिंसिपल उस पर बेस्ड है कि बच्चे ने कुछ भी, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वाला बच्चा होता है, ठीक है, उसने कुछ भी क्राइम किया है तो उसका जो भी पास्ट रहा है उससे जज नहीं किया जाएगा, यानी कि उसको बार बार वैसे शब्द बोल के परेशान नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है। वर्ड्स जो है जो मतलब जो भी उसको ट्रिगर कर दें वर्ड्स, ऐसे नहीं बोलने हैं। तो बेसिकली उस बच्चे पे किसी बात का एक्विजिशन नहीं लगाना है। ओके, उसके बाद है नाइन्थ बात करता है प्रिंसिपल ऑफ नॉन वेवर ऑफ राइट्स की, यानी कि बच्चे के जो अधिकार है, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि थर्ड प्रिंसिपल क्या बात करता है? पार्टिसिपेशन की बात करता है, यानी कि बच्चे को सुना जाएगा, ठीक है, उसे शामिल किया जाएगा प्रोसेस, डिसीजन वगैरह में। तो यहाँ पर उसका अधिकार खत्म नहीं हो जाता है, यानी कि वेव नहीं कर सकता है। वो बच्चा कर भी रहा है, अगर
कर भी रहा है या फिर उसके गार्जियन वगैरह जो भी हैं कर रहे हैं उसके बिहाफ पर, तो भी नॉन वेवर है, उसके राइट्स वेव ऑफ नहीं हो सकते। इवन उसके फंडामेंटल राइट्स जो हैं शैल नॉट अमाउंट टू बी वेवर, वो भी वेव नहीं होंगे। ऐसे केस में जहां पर वो बच्चा जो है फंडामेंटल राइट का अपने प्रयोग नहीं कर रहा है, यानी कि फंडामेंटल राइट को वो यूज नहीं कर रहा है अपने, तो इसका मतलब वो अपने आप ही वेव ऑफ नहीं हो जाएंगे। उसके बाद 10th प्रिंसिपल अपना आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, तो सेक्स, कास्ट, एथिनिसिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटी या फिर इक्वालिटी ऑफ एक्सेस, अपॉर्चुनिटी एंड ट्रीटमेंट जो है उस बच्चे को, हर बच्चे को प्रोवाइड किया जाएगा बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। उसके बाद 11th प्रिंसिपल बात करता है प्रिंसिपल ऑफ राइट टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी जो है बच्चे की वो प्रोटेक्टेड रहेगी और बच्चा प्रोटेक्ट कर सकता है, उसको पूरा पूरा हक है। उसके बाद 12th प्रिंसिपल बात करता है प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एज अ मेजर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, यानी कि अगर कुछ भी ऑप्शन नहीं बचता है, कमिटी बोर्ड ने इंक्वायरी कर ली है, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो फिर कहाँ पे बच्चे को भेजेंगे? इंस्टीट्यूशनल होम में, जहाँ उसकी केयर हो सकती है, फॉस्टर केयर हो सकता है या फिर बोल सकते हैं उसको ऑब्जर्वेशन होम या फिर प्लेस ऑफ सेफ्टी, कुछ भी बोलो, वहां पर बच्चे को भेज सकते हैं लास्ट में। ये सब लास्ट है, ठीक है। उसके बाद 13th है आपका प्रिंसिपल ऑफ रीपैट्रिएशन एंड रिस्टोरेशन। तो बेसिकली ये प्रिंसिपल बोलता है कि बच्चे को उसकी फैमिली के साथ वापस से रीयूनाइट किया जाएगा, यानी कि उसको जो भी उसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, कल्चरल स्टेटस वगैरह है वो उसे वापस से दिए जाएंगे, यानी कि पुनर्वास करवाया जाएगा उसका, बच्चे का, अनलेस एंड अनटिल वो उसका जो बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है तो, ठीक है। रिस्टोरेशन या रिपैट्रिएशन जो है वो बेस्ट इंटरेस्ट में अगर नहीं है तो फिर ऐसा नहीं करवाया जाएगा। उसके बाद 14th प्रिंसिपल बात करता है प्रिंसिपल ऑफ फ्रेश स्टार्ट, यानी कि सारे जो पास्ट रिकॉर्ड होंगे बच्चे के, 18 साल की उम्र से कम जब था वो बच्चा, जब उसने जो भी किया था वो सब रिकॉर्ड जो है इरेज्ड कर दिए जाएंगे एक्सेप्ट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, लेकिन ये फ्रेश स्टार्ट का प्रिंसिपल सारे बच्चे पे लागू होता है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्जन 15th है आपका प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्जन। प्रिंसिपल बात करता है कि मेजर्स लिए जाएंगे चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ को डील करने के लिए, यानी कि सीसीएल वाले बच्चे को बिना किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग के डील करने का प्रमोट किया जाएगा कि बिना किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग के काम हो जाए, लेकिन अगर वो बेस्ट इंटरेस्ट में है तो ऐसा किया जाएगा। अगर उसके बच्चे के, सीसीएल वाले बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में या फिर सोसाइटी एज ए होल के इंटरेस्ट में नहीं है, मान लो उसने बहुत ज़्यादा ग्रीवियस ऑफेंस कर दिया है ना, हीनियस क्राइम उसने कर दिया है 7 साल से ज़्यादा का जिसका पनिशमेंट है, ठीक है, तो इतना बड़ा जब क्राइम कर दिया है तो ऐसा जुडिशियल प्रोसीडिंग के बिना तो नहीं हो सकता है। बट नॉर्मली अगर कुछ कोई किया है, चोरी चकारी हो गई, तो फिर इट्स ओके, जुडिशियल प्रोसीडिंग के बिना भी हो सकता है। लास्टली अपना फेवरेट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी कि ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ऑडी अल्ट्रम पार्टम का प्रिंसिपल यही है कि उस बच्चे के साथ फेयरनेस से डील किया जाएगा, ठीक है, फेयर हियरिंग होगी, बच्चे को सुना जाएगा, दूसरी पार्टी को सुना जाएगा, नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल जो है फॉलो किया जाएगा और बायसनेस नहीं होगी। मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, ये है सेक्शन नंबर 4 से लेकर 9 तक। अभी हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है, 4 से लेकर 9 तक। सेक्शन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। तो आपसे पूछ लिया जाता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कहाँ दिया गया है, तो सेक्शन नंबर 4 में जेजे एक्ट में दिया गया है। पहला बोलता है क्लॉज कि स्टेट गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एवरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक या एक से ज़्यादा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूट करेगी, और उनकी जो पावर होगी या फिर वो फंक्शंस क्या करेंगे, तो फंक्शन करेंगे वो सीसीएल वाले बच्चों के साथ डील करेंगे, ठीक है, उनके पावर फंक्शन क्या होंगे, सीसीएल वाले बच्चों के साथ डील करना। उसके बाद क्लॉज 2 बात करता है कि बोर्ड के अंदर कौन कौन होगा, तो एमएम यानी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जेएमएफसी होगा या फिर एमएम होगा जहां पर मेट्रोपॉलिटन सिटी है। यहाँ पर क्या नहीं होगा, सीजेएम नहीं होगा, सीएमएम जो है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो नहीं होगा, एमएम या जेएमएफसी होगा जो कि प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट कहलाएगा यहाँ पे।
ठीक है। उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इन बातों को नोट कीजिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट जो होगा वो JMFC या फिर MM होगा। तीसरी बात कि 2 सोशल वर्कर्स होंगे, 2 सोशल वर्कर्स में से एक तो एटलीस्ट वुमन होगी ही होगी, और इन सब से मिलके एक बेंच बनेगी, और ये जो बेंच तैयार होगी उसके पास पावर जो होगी वो CRPC या फिर अभी बोल सकते हैं आप BNSS के अंडर पावर होगी। बात क्लॉज 3 बताता है कि सोशल वर्कर जो होगा उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो पहली बात तो हेल्थ से वो होना चाहिए, हेल्थ डिपार्टमेंट या एजुकेशन या फिर वेलफेयर एक्टिविटीज में वो शामिल होना चाहिए बंदा। दूसरी बात, उसकी एटलीस्ट 7 साल का उसको प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट इन जो फील्ड मैंने बताई हेल्थ, एजुकेशन या वेलफेयर एक्टिविटी में 7 साल का एटलीस्ट प्रैक्टिस होना चाहिए, या फिर प्रैक्टिसिंग जो है वो प्रोफेशनल होना चाहिए इन द चाइल्ड साइकोलॉजी, साइकेट्री, सोशियोलॉजी या फिर लॉ। 4 बताता है कि कौन सा बंदा जो है वो मेंबर नहीं बन सकता है बोर्ड का, क्योंकि उसने क्या क्या किया है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जिसने उसके पास्ट रिकॉर्ड में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया है, चाइल्ड राइट्स का वायलेशन किया है, या फिर दूसरी बात किसी ऑफेंस के लिए, मॉरल टर्पिट्यूड के ऑफेंस के लिए उसे दोषी ठहराया गया है। तीसरा है कि अगर उसे रिमूव किया गया है या डिसमिस किया गया है सेंटर की सर्विस से, ठीक है, सेंटर या स्टेट की कोई भी सर्विसेज से, या फिर फोर्थ है कि उसने चाइल्ड अब्यूज किया है या फिर चाइल्ड लेबर उसने किया है, इमोरल काम किया है, ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट कुछ किया है, तो ऐसे व्यक्ति को बोर्ड में शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद क्लॉज 5 बोलता है कि इनका इंडक्शन जो होगा, इंडक्शन यानी कि इंडक्शन ट्रेनिंग जो होगी वो कितनी होगी, तो 60 दिन की ट्रेनिंग इन बोर्ड मेंबर्स को मिलेगी, ठीक है। ये जो बोर्ड मेंबर होंगे इंक्लूडिंग, इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि इंक्लूडिंग प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट को भी इंक्लूड किया जाएगा इस इंडक्शन ट्रेनिंग के अंदर, उसको भी 60 दिन की ट्रेनिंग मिलेगी। अब इस ट्रेनिंग में होता क्या है कि केयर, प्रोटेक्शन कैसे करनी है बच्चों की, रिहैबिलिटेशन, लीगल प्रोविजंस, जस्टिस फॉर चिल्ड्रन क्या रहेगा, वो सारा कुछ सिखाया जाता है। और ये 60 दिन कब से काउंट होंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट। उसके बाद क्लॉज 6 बोलता है कि ये जो रिजाइन वगैरह करेंगे या फिर टर्म ऑफ ऑफिस कितना होगा, तो इनका कोई टर्म ऑफ ऑफिस डिफाइन नहीं है, ये प्रिस्क्राइब किया जाएगा बाद में। उसके बाद क्लॉज 7 बात करता है कि अपॉइंटमेंट जो है किसी भी मेंबर का इस बोर्ड के अंदर, एक्सेप्ट प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट को अभी थोड़ी देर के लिए साइड रख दो, तो इन लोगों को टर्मिनेट किया जा सकता है। इन पर अगर जो स्टेट गवर्नमेंट है अगर इंक्वायरी होल्ड करे, तो इंक्वायरी करने के बाद इनको अगर इन चारों चीज़ों का गिल्टी माना गया, ठीक है, अभी 4 चीज़ बताती हूँ, उसका गिल्टी माना गया तो इनको टर्मिनेट किया जा सकता है, बोर्ड के जो मेंबर हैं उनको हटाया जा सकता है। तो पहला है कि अगर उन लोगों ने अपनी पावर का मिसयूज किया है। दूसरा है कि 3 महीने से लगातार उन्होंने बिना किसी रीजन के प्रोसीडिंग्स को अटेंड ही नहीं किया है, बोर्ड की कोई प्रोसीडिंग चल रही है उसको अटेंड ही नहीं किया है। थर्ड चीज है कि मिनिमम जो 3/4 सिटिंग रिक्वायर्ड होती है 1 साल के अंदर, लेकिन उन्होंने वो 3/4 मिनिमम सिटिंग अपनी कंप्लीट ही नहीं करी है। फोर्थ ये है कि इनएलिजिबल हो गए। इनएलिजिबल कब हो गए हैं, अगर उन्होंने ह्यूमन राइट का वायलेशन, चाइल्ड राइट्स वगैरह का वायलेशन किया है, या फिर कन्विक्ट हो गए हैं किसी ऑफेंस के लिए, रिमूव कर दिए गए हैं या फिर डिसमिस कर दिए गए हैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर उन्होंने चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड लेबर वगैरह करा है। ये मैं कहाँ से पढ़ के बता रही हूँ, ये मैं क्लॉज 4 से बता रही हूँ, सबसेक्शन 4 ये बात करता है। और ऐसा कुछ भी करने से क्या होगा, टर्मिनेशन मिल जाएगा। अब उसके बाद चलते हैं सेक्शन नंबर 5 पर, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं जुडिशरी में, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे को जुवेनाइल के जैसे कब तक ट्रीट किया जाता है, तो ये बोलता है सेक्शन 5 बात करता है प्लेसमेंट ऑफ पर्सन हु सीजेस टू बी अ चाइल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, यानी कि इंक्वायरी चल रही है उसी दौरान वो बच्चा जो है अब चाइल्ड रहा नहीं है, यानी कि 18 साल से ऊपर का वो बच्चा हो गया है। तो ऐसे केस में क्या उसे जुवेनाइल के जैसे ट्रीट किया जाना चाहिए या फिर अडल्ट की जैसे, तो आंसर इसका ये है कि जुवेनाइल की तरह उसे ट्रीट किया जाता है। और जो भी इंक्वायरी चल रही है बोर्ड की या ऑर्डर जो भी पास हो रहे हैं बोर्ड के, यहाँ पर वो व्यक्ति जो होगा वो बच्चे की जैसे ही ट्रीट किया जाएगा एज अ चाइल्ड। उसके बाद सेक्शन नंबर 6 जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 5 से तो PYQ आया ही है आपका, पर सेक्शन 6 ये बात करता है कि प्लेसमेंट ऑफ पर्सन्स
who committed an offense when person was below the age of 18 years, यानी कि 18 साल से कम उम्र का था बच्चा वो जब उसने वो कमिट किया था, लेकिन अब वो क्या हो गया है, बड़ा हो गया है, अब वो एडल्ट हो गया है, तो उसे एडल्ट की जैसे ट्राई किया जाना चाहिए या फिर चाइल्ड की जैसे? अरे जब उसने काम किया था, जो ऑफेंस किया था, कमिट किया था, वो तब बच्चा था यार, उसकी बच्चा बुद्धि थी, तो क्या किया जाएगा, उसे बच्चे की जैसे ही यहाँ पर उसे प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी में शामिल किया जाएगा, एज अ चाइल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी ट्रीट किया जाएगा। दूसरी बात ये कि उसे अगर बेल पर रिलीज नहीं किया जाता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा, जो हमने सेक्शन 4 में पढ़ा, बोर्ड के द्वारा नहीं किया जाता है उसे रिलीज बेल पर, तो फिर उसे प्लेस ऑफ सेफ्टी में डाल दिया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द इंक्वायरी। ठीक है, क्लॉज 3 ये बोलता है कि उसे ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसा इस JJ एक्ट के अंदर प्रोवाइडेड है। उसके बाद सेक्शन नंबर 7 जो कि प्रोसीजर इन रिलेशन टू बोर्ड की बात करता है। सेक्शन नंबर 8 जो है पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड की बात करता है। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बोल के आपको पागल नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेंस के लिए तो है ही सही, लेकिन इसको प्री के लिए भी पढ़ के जाना। क्यों? क्योंकि इससे PYQ बना है, अभी बताती हूँ। ठीक है, सेक्शन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 7 बात करता है प्रोसीजर इन रिलेशन टू द बोर्ड। इसका सब सेक्शन 1 बात करता है कि बोर्ड जो है सारी चीजों का ध्यान रखेगा, जैसे कि चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए एनवायरनमेंट, ठीक है, रेगुलर कोर्ट्स जैसे नहीं होना चाहिए, नहीं तो बच्चा डर जाएगा। उसके बाद सबसेक्शन 2 बोलता है कि जो CCL वाला बच्चा है उसको बोर्ड के सामने प्रोड्यूस करना है, लेकिन बोर्ड जो है वो बैठा नहीं है, तो फिर उसे इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द बोर्ड के सामने प्रोड्यूस कर दिया जाता है। सबसेक्शन 3 को इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो फॉर द प्री पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया है। तो ऐसे केस में जहाँ पर पूरा बोर्ड बैठा है लेकिन एक मेंबर जो है वो एब्सेंट है, ठीक है, वो नहीं बैठा है, तो कोई ऑर्डर जो है उस वजह से इनवैलिड नहीं हो जाएगा क्योंकि वो मेंबर जो था वो प्रेजेंट नहीं था। देयरफॉर एक प्रोविजो भी प्रोवाइडेड है, वो भी इम्पोर्टेंट है कि प्रोविजो ये बोलता है कि एटलीस्ट 2 मेंबर्स तो होने ही चाहिए बोर्ड के अंदर। हमने अभी क्या पढ़ा था कि बोर्ड में एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होता है और 2 सोशल वर्कर होते हैं, तो 2 मेंबर तो एटलीस्ट प्रेजेंट होने ही चाहिए, इंक्लूडिंग स्टार मार्क, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट तो होना ही चाहिए। अगर फाइनल डिस्पोजल का टाइम चल रहा है, फाइनल डिस्पोजल हो रहा है केस का, तो फिर प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट का प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर नहीं है प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट और 2 ही मेंबर जो हैं वो नॉर्मल मेंबर सोशल वर्कर वगैरह हैं, तो फिर अगर पास भी कर दिया उन्होंने कुछ भी, तो फिर वो इनवैलिड हो जाएगा, ऐसे सिनेरियो में इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद सबसेक्शन 4 क्या बात करता है कि जहां पर ओपिनियन डिफरेंस इन ओपिनियन है, तो फिर यहाँ पर मेजॉरिटी का प्रिवेल करेगा डिसीजन, और अगर कोई ऐसी मेजॉरिटी नहीं है तो फिर ओपिनियन जो होगा प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट का वो प्रिवेल करेगा। उसके बाद चलते हैं सेक्शन नंबर 8 पर, जो कि बात करता है पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड। सबसेक्शन 1 बोलता है कि बोर्ड के पास वो सारी पावर होंगी जो कि JJ एक्ट में CCL वाले बच्चे के लिए प्रोवाइडेड है। लेकिन अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार CCL वाले बच्चे के लिए प्रोवाइडेड कहाँ पे है? तो प्रोवाइडेड है आपके चैप्टर नंबर 3 पे, 3 से ही स्टार्ट हो गया है, एंड ये है आपके टिल सेक्शन नंबर 26 चैप्टर 4 के लास्ट सेक्शन तक। उसके बाद सब सेक्शन 2 बात करता है कि पावर्स जो कि बोर्ड के पास है, यानी कि JJ बोर्ड के पास जो पावर्स हैं, वो सारी पावर्स हाई कोर्ट एंड चिल्ड्रंस कोर्ट जो है वो इस्तेमाल कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है, जब भी उनके सामने सेक्शन 19 आगे पढ़ेंगे या फिर अपील, रिवीजन या अदरवाइज कोई केस आता है, तो यहाँ पर वो एक्सरसाइज कर सकते हैं ये पावर्स। और मैं क्लियरिटी के लिए एक बात बता दूं कि JJ बोर्ड के पास जो पावर होती है ना, वो एक सेशन जज की पावर नहीं होती है, ठीक है। सेशन जज के पास और ऊपर की पावर होती है, तो सेशन जज वाली पावर नहीं है, उसके पास JMFC की पावर है। क्यों भाई? जो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट है वो खुद ही JMFC है, तो उसके पास JMFC की तो पावर होगी ना, वो सेशन जज जितनी पावर नहीं होती है उसके पास। उसके बाद सबसेक्शन 3 बात करता है आपका फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड क्या रहेंगी। तो पहली बात, चाइल्ड एंड पेरेंट का पार्टिसिपेशन जो है वो इंश्योर किया जाएगा हर स्टेप पे, यानी कि वो पार्टिसिपेट करने चाहिए, इसका ध्यान रखा जाएगा। दूसरा कि चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तीसरा है कि लीगल एड जो है वो इंश्योर करवाया जाएगा, बच्चे को लीगल एड सर्विसेज मिलनी चाहिए। फोर्थ ये कहता है कि जहां पर नेसेसरी हो वहां पर बोर्ड जो है बच्चे को इंटरप्रिटेटर प्रोवाइड करवाएगा,
ट्रांसलेटर प्रोवाइड करवाएगा जहां पर बच्चे को लैंग्वेज जो है कोर्ट की समझ नहीं आ रही है। ऐसे सिनेरियो में बोर्ड इंटरप्रेटेटर या ट्रांसलेटर प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद जो फिफ्थ है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, पूछा जा सकता है। ये बोलता है कि एक प्रोबेशन ऑफिसर को डायरेक्ट किया जाएगा। जहां पर प्रोबेशन ऑफिसर ही नहीं है तो फिर चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर या फिर सोशल वर्कर को डायरेक्ट किया जाएगा। क्यों डायरेक्ट किया जा रहा है? इनको डायरेक्ट किया जा रहा है सोशल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए केस के अंदर, यानी कि ये लोग सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है 15 दिन के अंदर, ठीक है स्टार, 15 दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्शन। ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्शन किसका? बिफोर द बोर्ड के सामने जब फर्स्ट प्रोडक्शन हुआ बच्चे का, उसके भीतर 15 दिन के भीतर यहाँ पर सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इनको तैयार करके देनी है बोर्ड को। उसके बाद सिक्स्थ है कि एडजुडिकेट करेगा एंड डिस्पोज ऑफ करेगा केसेस को, जो सीसीएल वाले बच्चे इंक्वायरी वगैरह करवाएगा सेक्शन नंबर 14 में। सेवेंथ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जहां पर बोर्ड को लग रहा है कि बच्चा जो है सीसीएल वाला तो है ही, प्लस इसको नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, ठीक है, सीएनसीपी की नीड है, तो फिर यहाँ पर क्या किया जाएगा? बोर्ड जो है कमेटी को भी ट्रांसफर कर देगा। मतलब दोनों ही साथ में डील कर सकते हैं, दोनों ही साथ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, बोर्ड और कमेटी, लेकिन जो बोर्ड है वो ट्रांसफर कर देगा ऐसे बच्चे को कमेटी को, एंड यहाँ पर साइमल्टेनियसली दोनों डील कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद एच पॉइंट यानी कि 8th पॉइंट बात करता है कि बोर्ड के पास पावर है कि डिस्पोज ऑफ करे, फाइनल ऑर्डर पास करे ऐसे सिनेरियो में, ऐसे केसेस में जहां पर लास्ट में इंडिविजुअल केयर प्लान भी असाइन कर सकता है बोर्ड। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि चाइल्ड की रिहैबिलिटेशन के लिए होता है ये इंडिविजुअल केयर प्लान, जहां पे फॉलो अप करना पड़ेगा प्रोबेशन ऑफिसर को या फिर डीसीपीयू को, ठीक है, या फिर एनजीओ वगैरह को, जैसा भी रिक्वायर्ड है। उसके बाद 9th बोलता है कि फिट पर्सन के लिए, फिट पर्सन को डिक्लेयर करने के लिए ये फिट है या नहीं, ऐसे इंक्वायरी करी जा सकती है रिगार्डिंग दी सीसीएल वाला बच्चा। ठीक है, फिर 10th बोलता है कि कंडक्ट किया जा सकता है एटलीस्ट वंस इन अ मंथ, तो कंडक्ट किया जाएगा। क्या करा जाएगा कि रेजिडेंशियल फैसिलिटीज पर बच्चे को देखा जाएगा, सीसीएल वाले बच्चे को जहाँ पे रखा है, ठीक है, कैसे रखा जा रहा है, अच्छे से तो रखा जा रहा है ना, उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। उसके बाद 11th पॉइंट की बात करता है कि पुलिस को ऑर्डर करा जा सकता है कि वह एफआईआर रजिस्टर करें अगेंस्ट कोई भी सीसीएल वाले बच्चे के साथ क्राइम हुआ है तो, ठीक है, अगर ऐसी जगह पे जहाँ पे रह रहा है वहाँ पे कुछ ऐसा सीसीएल वाले बच्चे के साथ हो गया तो फिर उसमें, उस सिनेरियो में बोर्ड के द्वारा ऑर्डर किया जा सकता है कि एफआईआर रजिस्टर करी जाए। उसके बाद 12th पॉइंट भी सेम ही बात करता है, बस ये किसकी बात कर रहा है? चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद 13th पॉइंट की बात करता है कि कंडक्ट करवाया जाएगा रेगुलर जेल का इंस्पेक्शन। जेल में कोई बच्चा तो नहीं है, अगर कोई बालक जेल में बंद है तो फिर उसको ऑब्जर्वेशन होम या फिर प्लेस ऑफ सेफ्टी में डाला जाए। और लास्टली जो भी प्रिस्क्राइब करा जाता है वो सारे फंक्शंस बोर्ड के हो सकते हैं। तो चलते हैं आज के लास्ट सेक्शन की ओर। प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय मजिस्ट्रेट हु हैज नॉट बीन एम्पावर्ड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर एम्पावर्ड नहीं किया गया है, लेकिन कौन सा प्रोसीजर है जो उसे उस मजिस्ट्रेट को फॉलो करना है। पहली बात तो ये समझो कि ये ऐसा हो कब सकता है? ये हो सकता है कि जब वो बच्चा मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया, ठीक है, मजिस्ट्रेट अब देख रहा है कि यार ये तो बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, ये तो क्या मतलब ज़्यादा कुछ उम्र नहीं होगी इसकी, 16-17 साल होएगी। तो ऐसे सिनेरियो में जब मजिस्ट्रेट को भी नहीं समझ में आ रहा है कि बच्चा है कि अडल्ट है या क्या है, तो फिर मजिस्ट्रेट क्या करेगा? उसका ओपिनियन वगैरह जो भी है वो रिकॉर्ड करेगा और चाइल्ड को जो है, उसको लग रहा है चाइल्ड है तो बोर्ड के पास भेज देगा, जिसके पास जुरिस्डिक्शन होगा ये चाइल्ड को डील करने का। उसके बाद सेक्शन नंबर 9 का सबसेक्शन 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्री एंड मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसे केस में जहां पर एक व्यक्ति पर आरोप लगा है कि उसने ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, ऑफेंस कमिट किया है और वो क्लेम कर रहा है बिफोर द कोर्ट, ठीक है, कोर्ट के सामने क्लेम कर रहा है, अदर देन द बोर्ड के सामने नहीं जा रहा है, वो कोर्ट के सामने क्लेम कर रहा है और वो व्यक्ति, कोर्ट को लगता है कि वो व्यक्ति जो है वो बच्चा है, या फिर जब उसने क्राइम किया था, ठीक है, एट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, एट द डे ऑन द डेट ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस वो क्या था? बच्चा था। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर कोर्ट क्या करता है? इंक्वायरी वगैरह करता है कि वो बच्चा था कि नहीं है, जो भी है एविडेंस वगैरह लेता है, लेकिन एविडेंस जो लिए जाएंगे वो एफिडेविट पर नहीं लिए जाएंगे। स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि एविडेंस जो है एफिडेविट पे नहीं लिए जाते हैं।
ठीक है, टू डिटरमाइन द एज ऑफ द पर्सन। ये क्यों लिया जा रहा है कि एज डिटरमाइन करने के लिए, अभी अगर किया है तो अभी वो बच्चा है कि नहीं, अगर उसने क्राइम जो है वो पहले किया था तो उस टाइम पे वो बच्चा था कि नहीं, ये सब एज डिटरमाइन करने के लिए ही करा जाता है। एंड उस चीज़ को कोर्ट जो है वो रिकॉर्ड कर लेता है। इसमें बच्चे की एज जो है वो अप्रोक्सीमेटली जो कोर्ट को लग रही है एज नियरली वो लिख देता है। और इसका प्रोविजन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि ये बताता है कि कोर्ट के सामने ऐसा जो क्लेम है कि बच्चा है कि नहीं, था कि नहीं, अभी है कि नहीं, जब उसने क्या क्राइम किया था तब था कि नहीं, ऐसा जो भी है क्लेम जो है ये कोर्ट के सामने किसी भी स्टेज पर आ सकता है। ठीक है, एट एनी स्टेज। एनी स्टेज का मतलब इवन आफ्टर दी फाइनल डिस्पोजल, केस का डिस्पोजल भी हो सकता हो गया हो, उससे भी मतलब नहीं है। केस डिस्पोजल हो गया, केस खत्म हो गया, उसके बाद भी कोर्ट के सामने ये क्लेम रेज किया जा सकता है। उसके बाद सबसेक्शन 3 बोलता है कि कोर्ट्स जो कोर्ट है वो इंक्वायरी में फाइंड कर लेता है कि जो व्यक्ति है उसने जब क्राइम करा था वो बच्चा था। ठीक है, ऑन द डेट ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस वो चाइल्ड था, बच्चा था। तो अब जब बच्चा था तो वो सेक्शन 6 में चला जाएगा, यानी कि सेक्शन 6 की तरह, यानी कि उसको अब बच्चे की जैसे ट्रीट किया जाएगा। तो बोर्ड के पास भेज देता है वो कोर्ट, और उस कोर्ट ने जो भी ऑर्डर वगैरह किया होता है ना, तो वो जो ऑर्डर है वो अब नो इफेक्ट शो करता है, यानी कि कोई इफेक्ट अब उसका होता नहीं है, इनवैलिड हो जाता है वो ऑर्डर। उसके बाद सबसेक्शन 4 बोलता है कि जब पता नहीं है कि वो चाइल्ड है या नहीं, यानी कि चाइल्ड है या अडल्ट है उसका अंदाज़ा नहीं है, और इस दौरान ये पता करने के दौरान उसे कहाँ रखा जाना चाहिए, तो उसे प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाएगा। यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।